स्टूडेंट्स, आई होप आप सबका पेपर बहुत मस्त हुआ होगा। तो हमारे सामने है सेट 824 IM और देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। तो चलिए खड़ाखड़ स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से, यानी कि MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी उत्तल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है या किरण मुख्य अक्ष का परिच्छेदन करती है। तो बच्चों ये किरण मुख्य अक्ष पर परिच्छेदन करेगी फोकस पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोकस पर। नेक्स्ट है हमारा, एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस कैसा होगा, चलिए देखते हैं इसका। तो बच्चों ये कंडीशन पाई जाती है हमारे अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव लेंस में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो बच्चों लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कंट्रोल होती है या परिवर्तित होती है हमारी सिलियरी मसल्स के द्वारा, यानी कि पश्चिमाभी मांसपेशियों के द्वारा। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी फिनोमिना है जो कि स्काई के ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा हमारा 110 ओम। 110 ओम हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए हैं, यानी कि स्तंभ ए में हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और जो टेबल बी दी गई है, स्तंभ बी दिया गया है, उसमें नाम दिए गए हैं। इनमें हमें सही सुमेलन का विकल्प चयन करना है, यानी कि पेयरिंग इसकी हमें करनी है। तो बच्चों ये जो पहले नंबर पे दिया गया है, जो सिंबल दिया गया है, ये सिंबल होता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध का, तो ये प्रतिवर्ती प्रतिरोध का हो गया। सेकंड जो सिंबल दिया गया है ये अमीटर को दर्शाता है, तो ये हमारा अमीटर हो गया। और ये तो हम सब जानते हैं ये विद्युत सेल का सिंबल है। और जो थर्ड वाला है ये तार क्रॉसिंग को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ए का ऑप्शन हो जाएगा 3 और जो सेकंड है, सेकंड का ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4। देखते हैं 1 का 3 और 2 का 4 कहाँ मिल रहा है। 1 का 3 हमारा ये रहा और हमारा ये रहा और ये रहा, तो ये ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। फिर क्या है 2 का 4 हमारा यहाँ पे मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी धारावाही परिनलिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो सदैव स्थिर होगी। तो बच्चों जब कभी किसी धारावाहिक परिनलिका को हम फ्रीली एयर में लटकाते हैं तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा सेक्शन 2 से है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होती है। तो मैग्नीशियम भी हमारी सॉलिड होती है, कॉपर भी सॉलिड होता है, एल्युमिनियम भी सॉलिड होता है और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे, यानी कि कमरे की जो तापमान है, कमरे के तापमान पे वो रहती है लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मरकरी यानी कि पारा, ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है जब कभी एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो एसिड बेस के रिएक्शन के बाद हमेशा साल्ट और वाटर यानी कि लवण और जल बनते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी गई है CaCO3 सॉलिड स्टेट में है, इसको हीट दी गई है, CaO सॉलिड स्टेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में। बच्चों इसमें रिडक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन का कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि इसका अपघटन हो रहा है, तो ये अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो बच्चों श्रृंखलन का गुण जो है ये पाया जाता है कार्बन में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने, जो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में अल्काइन कौन सा है। तो बच्चों अल्काइन इसमें साफ साफ बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये तो हो गई एल्कीन, ये भी एल्कीन हो गई और ये तो एल्केन ही हो गया, और ये जो बी नंबर पर है ये हमारा एल्काइन है, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, एल्काइन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ईंधन और औषधियों के रूप में उपयोग होता है, यानी कि ईंधन के रूप में भी और औषधि के रूप में भी उपयोग हो रहा है। तो बच्चों जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल मेडिसिन में भी यूज होता है और ईंधन के रूप में भी यूज होता है, क्योंकि ये इसमें बर्निंग क्वालिटीज होती हैं, ज्वलनशीलता होती है इसके अंदर। इसके अलावा ये पेंट्स में भी यूज होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथेनॉल। जो क्वेश्चन
अगला आ रहा है हमारा, वो हमारे सेक्शन 3 यानी कि बायो से आ रहा है। उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन वैसे का वैसा रखा हुआ जैसे हमने अपने MCQs के वीडियो में डिस्कस किया था, क्वेश्चन वैसे का वैसा रखा हुआ है। इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका नेफ्रॉन यानी कि व्रकाणु इसका आंसर है कि व्रकाणु क्या होती है, उत्सर्जन की यूनिट होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। बच्चों हमने आपको ट्रिक बताई थी कि जा से जल और जा से जाइलम। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज रखा हुआ है जैसा हमने आपको बताया था, जल का वहन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी एज इट इज रखा हुआ है, क्वेश्चन जो गेस किए गए थे क्वेश्चन उसी से आए हुए हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो होती ही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जल की आवश्यकता होती ही होती है। इसके अलावा क्लोरोफिल की आवश्यकता होती ही होती है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगेन हमारा गेस्ट क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। तो बच्चों हमने डिस्कस किया था कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है यानी कि ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में, वो होता है हमारा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। और श्वसन का जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्रेब्स चक्र में, और क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें क्या होता है पायरुवेट का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि पायरुवेट जो है टूटता है। तो ये प्रोसेस होती है क्रेब्स साइकिल में जो कि होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो बच्चों वैसे तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे किया था, लेकिन ऑप्शंस पढ़े जाएं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहा है वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए, दूसरा कह रहा है मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए बिल्कुल गलत, गेहूं के उत्पादन के लिए बिल्कुल गलत। अब ये दो ऑप्शन सामने आए। तो बच्चों मेंडल वाज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट थे, वो वंशानुगत गुणों का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वंशानुगत गुणों के अध्ययन के लिए उन्होंने मटर की खेती के या मटर के उत्पादन के लिए अपने प्रयोग नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। बच्चों तो हमने इसको पढ़ रखा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो ओजोन परत की क्षरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये पहले ही ऑप्शन ढूंढते हैं कहाँ पे, हाँ ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस पेपर का लास्ट MCQs लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बहुत बढ़िया, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो बच्चों याद कर लीजिए मैंने क्या बताया था कि खाद्य श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, उत्पादक से स्टार्ट होनी चाहिए। तो उत्पादक से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है और ये स्टार्ट हो रही है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और घास गेहूं बच्चों इसमें दोनों लगातार आगे है उत्पादक, तो ये रॉन्ग हो गई, तीनों ही उत्पादक हैं इसमें, ये रॉन्ग हो गई। अब आते हैं हम बी और डी पे। बी क्या कह रही है, घास बकरी और मानव, हाँ बिल्कुल सही है, यही राइट वे है कि ये हो गया उत्पादक, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। डी को भी देख लेते हैं, घास, घास को मछली, हाथी, ये रॉन्ग हमारा है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उस पर भी थोड़ी थोड़ी नजर डाल लेते हैं। प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए। तो आई होप आप सबने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया होगा। नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष की बात हो रही है, हाइपरमेट्रोपिया की बात हो रही है। तो बच्चों हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमको नजदीक का नहीं दिखता है क्योंकि इमेज जो होती है वो जाकर बनती है रेटिना के पीछे, इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। और इसके करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं बच्चों उत्तल लेंस। हम लोगों ने इसके लिए कोड भी याद किया था उर्दू, यानी कि दूरदृष्टि दोष में हम क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस के द्वारा से करेक्शन होगा यानी सुधार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। उत्तल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए। ये भी आई होप कर लिया होगा, ये छोटा सा कैलकुलेशन है, ये भी हो गया होगा आपसे। आते हैं सेक्शन बी पे, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नेम। तो इसमें बच्चों 3 कार्बन की श्रृंखला है और सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये हो जाएगा एल्केन और साथ में ये ब्रोमीन लगी हुई है, तो ये हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। तो यानी कि ये हमारा हो गया ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट हमारे दिया हुआ है, इसमें भी अगेन 3 कार्बन की श्रृंखला है, यानी कि ये भी प्रोपेन है और साथ में इसके लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये हो जाएगा प्रोपोनोइक एसिड। तो ये हमारा हो गया प्रोपोनोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब कभी 2 रिएक्टेंट यानी कि 2 जो अभिकारक होते हैं वो मिलकर एक प्रोडक्ट यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। और उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हो, जब कभी कली चूने की पानी के साथ में रिएक्शन होती है तो उससे बनता है बुझा हुआ चूना। कली चूने का रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम जल के साथ में, तो ये हो गया हमारा कली चूना।
और इसी रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर यानी कि जल के साथ में। तो इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, और साथ में यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो गई। एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरे एग्जांपल के तौर पे हम जल का फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल के अणु का निर्माण करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके संयोजन अभिक्रिया के। बी का सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, संतुलित समीकरण लिखिए। तो जिसमें बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट की रिएक्शन होने के बाद बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। चलिए बैलेंस करते हैं। ये हो गया हमारा बेरियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन हो रही है एल्युमिनियम सल्फेट से, और प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं, ये सही है। और इधर प्रोडक्ट में हमारे हो गए 3 बेरियम सल्फेट और इधर 2AlCl3। इस प्रकार से हमारी ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमें सोडियम का। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है वो होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा हमारा 2, 8 और 1। नेक्स्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और इसका हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जिसका हो जाएगा 2, 8, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित समीकरणों को बैलेंस करना। तो बच्चे इसमें पहला दिया हुआ है, तो इसमें पहला देख लीजिए। इसमें हो जाएगा 3Fe + 4H2O, और इससे जो उत्पाद बनेगा वो हो जाएगा Fe3O4, और यहाँ पर हो जाएंगे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स यानी कि 4H2। नेक्स्ट में आ रहा है हमारा, ये तो हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन आ गई। तो इसमें C6H12O6 हो जाएगा, और साथ में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं 6 हो जाएंगे, और उधर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और जल के 6 अणु निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा अम्लीय वर्षा। तो बच्चों हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सी गैसेस होती हैं जो कि वायुमंडल की जल के साथ में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह का निर्माण करती हैं, और ये वर्षा की बूंदों के साथ में धरती पर आ जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तन्यता एवं आघातवर्धता। तो तन्यता और आघातवर्धता बच्चों, पहले तन्यता को लेते हैं। तन्यता बच्चों क्या है? धातुओं का ऐसा गुण है जिसके कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं, और ये जो धातु होती है वो तन्य कहलाती है। और आघातवर्धिता की जो बात है, कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनको पीट कर हम उनकी पतली चादर का निर्माण कर सकते हैं, तो ऐसी धातुएं हमारी आघातवर्धनी कहलाती हैं। और इसी गुण के कारण, धातुओं के इसी के गुण के कारण जो हम सिल्वर की जो फॉइल वगैरह होती है, एल्युमिनियम की फॉइल होती है, वो बन पाती है। नेक्स्ट पूछा गया है हमसे मिसेल। तो बच्चों गंदगी की जो बूंदें होती हैं उससे मिट्टी के कणों के कारण इसका निर्माण होता है, और जब साबुन इनसे क्रिया करता है तो जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है वो तेल में विलय होने के कारण तेल की बूंदों को चारों ओर से घेर लेता है, और उसके बाहर जो आयनिक हेड्स यानी कि आयनिक सिर होता है वो जल में विलय होने के कारण संपूर्ण चिकनाई पानी में खिंचाती है। और इससे क्या होता है, जब कपड़ों को खंगालते हैं तो जो मिसेल होता है वो झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। अगला हमसे पूछा जा रहा है संक्षारण से आप क्या समझते हो, इसकी सुरक्षा के 2 उपाय। तो बच्चों धातुएं वायुमंडल की नमी के कारण CO2, SO2, NO2 और H2S आदि गैसों के साथ में मिलकर अवांछनीय यौगिकों की लेयर बना लेती हैं, जिससे धातुओं की सतह खराब हो जाती है, और ये क्रिया कहलाती है संक्षारण। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा होगा लोहे पे जंग लगना, तांबे के बर्तनों का हरा नीला होना, सोने चांदी के जो गहने होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। तो ये तो हो गया संक्षारण। अब इसके अगर रोकने की बात पूछी जाए तो रोकने के तौर पर हम इसमें धातु की संक्षारण रोकने के उपाय में हम उस पर पेंट लगा सकते हैं, उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, किसी ऑयल की लेयर कर सकते हैं, या हम उसके ऊपर ऐसी धातु की परत चढ़ा सकते हैं जो इन गैसेस के साथ में रिएक्ट ना कर सके, और इससे हम उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, एग्जाम्पल दीजिए। तो बच्चों ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, यानी कि उत्पाद तो निकल रहा है लेकिन साथ में ऊष्मा भी रिलीज हो रही है, वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, जब कली चूने का जल से रिएक्शन हो रहा था तो उसके बाद बन रहा था बुझा हुआ चूना, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण था, आप उसको दे सकते हो। और नेक्स्ट पूछा जा रहा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा उसमें ली जाती है, वह ऊष्माशोषी कहलाती है। नाम से ही लग रहा है कि उसका शोषण, उसको सोखा जा रहा है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप जो भी रिएक्शन याद कर रखी हो आप उसको इसमें लिख सकते हो। तो बच्चों अब आ गया हमारा प्यारा प्यारा सेक्शन 3,
जिसका पहला क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। बच्चों इंपॉर्टेंट डायग्राम में हमने इसका जिक्र किया था कि इंपॉर्टेंट डायग्राम है इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें आपको तंत्रिका कोशिका की संरचना बनानी थी और उसके जो फंक्शन है, उसके जो कार्य हैं, आपको ये लिखना था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य। तो बच्चों थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से और इसके जो कार्य हैं तो ये हमारे हार्ट बीट यानी कि हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, पाचन शक्ति को कंट्रोल करता है यानी कि मेटाबॉलिज्म उपापचय को कंट्रोल करता है ये। इसके अलावा हमारी याददाश्त मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करने का भी काम करता है। तो इस प्रकार थायरॉक्सिन हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है। अगला पूछा जा रहा है मुकुलन। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसमें हाइड्रा का एग्जांपल ले सकते हो आप और लेते हुए बता सकते हो कि उसमें एक आउटग्रोथ टाइप की निकलती है यानी कि बड निकलती है और जो डेवलप होने के बाद अपने मातृजीव से अलग हो जाती है और नए जीव का निर्माण करती है। नेक्स्ट लेते हैं हमारा 10th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। बच्चों ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट मैंने बताया था। तो इसमें क्या करना था आपको, किसी एक पुष्पी पौधे के जो जननिक भाग हैं यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको आपको डायग्राम बनाना था और डायग्राम बनाने के बाद में उसमें जो जनन क्रिया किस प्रकार से हो रही है आपको उसमें उसको लिखना था। लास्ट क्वेश्चन हमारा है मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो बच्चों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन के लिए सबसे पहले हमें इसमें जो हमारा परिवहन तंत्र है यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं उनका हमें डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम को बनाने के बाद हमें एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि किस प्रकार से हीमोग्लोबिन के हेल्प से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का किस प्रकार पूरी बॉडी में परिवहन होता है। लास्ट क्वेश्चन का हमारा अथवा वाला प्रश्न है मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी कि हमें इसमें मनुष्य के हृदय यानी कि हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा काफ़ी बढ़िया था। तो इतना सा था हमारा पेपर एंड आई होप सबके पेपर अच्छे ही गए होंगे। तो बाकी पेपर्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जो कमी इसमें छूटी रह गई होगी आई होप आगे के जो पेपर्स आएंगे उसमें उस कमी को पूरा करते हुए आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। देन विशिंग यू गुड लक एंड बाय बाय।